पंचायत शुरू की जाए। जी महाराज। सुनो, हमारे प्रतिनिधि सेठ जी हैं, तुम सब भी अपना एक प्रतिनिधि चुन लो। हमारा प्रतिनिधि गोपाल का बड़ा भाई विश्वास राव है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। तो बताओ, कल क्या हुआ था? हमने बाला को वहीं मूर्ति के पास देखा था। फिर इसके सिवा मूर्ति और कौन चुरा सकता था? इस कौन का जवाब तो सतारा में रहने वाले हर व्यक्ति को हो सकता है। फिर बाला भैया ही क्यों? इसका अतीत खराब है, ये पहले भी चोरी कर चुका है। जो पहले चोर था जरूरी नहीं है कि वो अब भी चोर हो। और ये भी तो हो सकता है कि उन मजदूरों ने कहीं मूर्ति छुपा रखी हो और कल को बेच दे। तो बाला भैया से बड़ा कारण इनके पास है। हमने कुछ नहीं किया महाराज। हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। चुप, फालतू बातें नहीं यहाँ पे। सब मत बोलिए, आपकी तरफ से सेठ जी बोल रहे हैं और हमारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अब महाराज को फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ सेठ जी, महाराज की मूर्ति बनाने से बाला भैया को अगर रोकना होता तो भीम को लेके आते। भीमराव के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो आपको हरा सकता था और आज तक वो हराता आया है। तो फिर चोरी क्यों करते? लेकिन ये मजदूर पैसों के लिए मूर्ति चुरा सकते हैं। ठहरो, मुझे पता है मूर्ति कहाँ है। कुएं के बगल में जो जमीन है वो मूर्ति वहां पे है। मेरे भैया ने कहा है कि आपने जहाँ कहीं भी महाराज की आधी बनी हुई मूर्ति छिपाई है उसे वहां से उठाकर सेठ जी की कहीं जमीन में छुपा दीजिए। फिर कल हमारा एक आदमी आकर सबके सामने यह कह देगा कि मूर्ति सेठ जी की जमीन में है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी जमीन में मूर्ति आपकी है ना सेठ जी? हाँ, तो मतलब साफ है महाराज, बाला भैया या हमारी जात के लोगों में से किसी ने भी मूर्ति चुराई होती तो सेठ जी जैसे ऊंची जात के लोगों की जमीन में बिल्कुल नहीं छिपाते। लेकिन ये मजदूर आपकी जात के हैं और ऐसा कर सकते हैं। विश्वास राव, इस बार हमें जानबूझकर हारना चाहिए ताकि तुम विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हो सको। खोलो दरवाजा, खोलो, बाला भैया खोलो ना, बुआ खोलो दरवाजा, आनंद भैया खोलो दरवाजा, तुलसा दीदी खोलो, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भैया खोल देते हैं दरवाजा। नहीं मीरा, वो भीम है, भागकर पंचायत चला जाएगा और अभी उसका जाना सही नहीं है। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। अब ये स्पष्ट हुआ, हमारी मूर्ति की चोरी इन दोनों ने की है और बाला निर्दोष है। विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की, विश्वास राव की। बेवकूफो, दरअसल विश्वास राव की जय जयकार में हमारी ही जय जयकार छुपी है और तुम्हारी इस जीत में हमारी जीत है। और तुम दोनों की सजा ये है कि हमारी मूर्ति का कार्य इनसे करवाया जाए और इसका इन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाए। इनका मेहनताना ही इनका जुर्माना है। महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया। महाराज कुछ नहीं किया हमने महाराज, महाराज हमारा विश्वास कीजिए महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज। चुप करो, बिल्कुल चुप। सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? चलो
काम पे लग जाओ। चलो, हट। चलो भाइयों, हम लोग भी चलते हैं। विश्वास राव और गोपाल, हम तुम दोनों भाइयों का सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने हम सब के लिए लड़ाई लड़ी है। क्यों भाइयों? मैं प्रतिनिधि बनने के लिए दावेदारी पेश करता हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ बनने की, जैसा है वैसा रहने दो। नहीं बाबा, जरूरत है। और अब बात पूरे जात की है, इसलिए मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अगर इन सब का प्रतिनिधित्व गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो इन सब का जीवन गलत रास्ते पर बढ़ जाएगा। और मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं अपने जात के लोगों के लिए लड़ूंगा। तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। हाँ तो ठीक है, प्रतिनिधि बनने के लिए मैं अपने बड़े भाई विश्वास राव की दावेदारी का प्रस्ताव रखता हूँ। और मैं विश्वास राव का समर्थन करता हूँ। कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा उचित कौन है, विश्वास राव या भीमराव? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि हर कोई विश्वास राव के पक्ष में हो जाए या फिर भीमराव का समर्थक हो जाए। इसलिए मेरी राय ये है कि भीमराव और विश्वास राव दोनों ही अपने जात वालों के बीच में घूम घूम कर अपना नजरिया समझाएं और हर व्यक्ति उसी आधार पर इन दोनों में से किसी एक को चुने और जिसे ज्यादा मत मिलेंगे वो विजेता, और उसे हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ, यही उचित है। हाँ तो ठीक है, लाल टप्पा मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव का और नीला टप्पा भीमराव का। अब जो भी लोग मेरे बड़े भाऊ विश्वास राव को पसंद करते हैं वो अपने अपने कागजों पर लाल टप्पा लगाएंगे, और जो लोग भीमराव को पसंद करते हैं वो लोग अपने कागजों पर नीला टप्पा लगाएंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है भीमराव? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है विश्वास राव, तुम घूम घूम कर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या क्या करोगे। और भीम, तुम भी जाकर सबको बताओ कि तुम प्रतिनिधि बनोगे तो तुम क्या करोगे। फिर होगा मतदान, उसके बाद होगी गिनती, उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही बनेगा हमारा प्रतिनिधि। चलिए बाबा, हम अपने लिए समर्थन मांगते हैं। भीम कहाँ इस चुनाव में फंस रहा है? बाबा चलिए ना। भैया आप चाहिए भीम के साथ, क्योंकि भीम का प्रतिनिधि बनना जरूरी है। भीम, मैं भी चलता हूँ। चल बेटा। विश्वास राव, मैं भी तुम्हारे लिए घूम घूम कर मत मांगूंगा। वो सब तो ठीक है, पहले मिठाइयाँ खरीद कर लाओ। क्यों? लाओ तो सही। हमें संघर्ष
संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अगर मैं आप सबका प्रतिनिधि बना तो संघर्ष करने का रास्ता और वो तरीका भी मिलेगा जिससे हमारा संघर्ष और बड़ी जात के लोगों का गुरूर ना टकराए। बेटा ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं, इसलिए इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम हम सबके प्रतिनिधि हो, इसलिए इसमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। पुरंजन काका, बीच में कुछ दिन आप नहीं थे तो बहुत कुछ बदल गया है। स्वागत है तुम्हारा विश्वास राव। हम सब मिलकर इस पंचायत में तुम्हारा स्वागत करते हैं, छोटी जाति के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम सब मिलकर कुछ नियम, कुछ कायदे बनाएंगे कि हम सब इस समाज में कैसे रहे, जिससे दोनों जाति के लोगों का जीवन आसान हो। अवश्य महाराज। भीमराव और रामजी सकपाल नहीं आए? नहीं आएगा सेठ जी। मैं तो पहले से कह रहा था कि भीमराव और उसका बाप राम जी दोनों विरोधी किस्म के इंसान हैं। वो सिर्फ अपने मन की चलाना चाहते हैं। चले काका, हमारे कैसे होने और कैसे ना होने की व्याख्या करने में अब अपनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हैं? हम दोनों बाप बेटे यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन बेटे ने कहा कि हमारे जात के बारे में बात हो रही है, तो सोचा चलो देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अच्छा किया कि तुम आ गए। फिलहाल 3 बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करनी है और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ध्यान से सुन ले सभी। पहला बिंदु ये है कि छोटी जात का कोई भी व्यक्ति राह चलते समय अगर ऊंची जात के लोगों के सामने आ जाए, या तो वो रास्ता बदल ले या राह छोड़कर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? ये नहीं हो सकता। भीमराव, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो जो प्रतिनिधि बना है उसका थोड़ा सम्मान करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पुरंजन काका? काका दिल से कह रहे हैं। और उन पर तुम संबंधों का दबाव मत डालो भीमराव। अब क्या कोई संबंध हमें और तुम्हें दबाएगा? हम तो पहले से ही इतना दबे हुए हैं, अब कितना दबेंगे? और राम जी, यदि ये विचारों की लड़ाई लड़ोगे ना तो इतना समझ लो कि विचार को मानने के लिए भी संख्या और शक्ति की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। पुरंजन काका, आप ये धन्यवाद पुरंजन काका, जो आपने हमें मारने की कोशिश की, परंतु हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। लेकिन आपके जाति के लोग तो हमें देखकर जबरन हमसे उलझ जाते हैं, उसका क्या? अगर ऐसा होता है तो छोटी जात का आदमी स्वयं ही लाठी डंडा न उठा ले, हमारे पास आए, हमारे साथ शिकायत करे, हम उस बड़ी जात के व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाएंगे और उसे शुद्धिकरण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। क्यों भाइयों? और दूसरा बिंदु, तुम्हारी जात के लोग वही कार्य करेंगे
जो सदियों से आज तक करते आए हैं। क्योंकि हमारी जात के लोगों को इससे आपत्ति है। आजकल तुम्हारी जात के लोग अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर कुछ और ही करने लगे हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना बिगड़ रही है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आपने सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ अपने हित की चिंता के आधार पर बनाया है। उसमें हमारे लिए सिर्फ नर्क के अलावा और कुछ नहीं है, और हम ये नहीं मान सकते। यहाँ आया था ताकि हमारा समाज, हमारा भविष्य ये कलंक ना लगाए। जब हमारे जात के लोगों से संबंधित बैठक हो रही थी तो हम क्यों नहीं आए, लेकिन अब हम यहां से जा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहां हमारे समाज के हितों की बात हो रही है। नमस्ते, चल बेटा। रुक जाइए। मेरा पूरा परिवार क्रांतिकारी बन जाएगा तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और आखिरी बिंदु कि छोटी जात के लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि उन्हें खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं होगी। बस विद्यालय जाने की नौटंकी बंद होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या बालक विद्यालय जाता है तो तुम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे रोको, क्योंकि पढ़ना लिखना सिर्फ बड़ी जाति के लोगों का काम है, तुम्हारा नहीं। हम आप सबकी तीनों बातें मानते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सब हमारी जात के हर व्यक्ति को उनके नाम से बुलाएंगे और बेइज्जती या अपमान के स्वर में बात नहीं करेंगे। सही है विश्वास राव, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 3 बिंदुओं से इतर कुछ ना हो पाए, और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारी शर्तें पूरी करें। जी महाराज। चलो भाइयों, नए नियम के हिसाब से शुरुआत करते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, ये नाम से पुकारने वाली शर्त कुछ समझ में नहीं आया। हाँ महाराज, अब हम इन्हें भी सम्मान देंगे। महाराज, इन्हें तो उनकी हैसियत के हिसाब से बेइज्जती करने में ही आनंद आता है। यही तो चाल थी विश्वास राव की। थोड़ी सी इज्जत देकर इन छोटी जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने की रणनीति थी विश्वास राव की। अच्छा, अब देखो कि कैसे सातारा का पूरा सामाजिक समीकरण बदल जाएगा। हाँ, बस अभी ये देखना है कि इस पर वो भीमराव और राम जी क्या करते हैं। पापा, मैं उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं मानूंगा जिससे हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ सहनी पड़े, चाहे जो हो जाए। बाला भैया, भीम से सारी बातें मनवाने की जिम्मेदारी आपकी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भीम को पढ़ाई से बहुत लगाव है। मैं बाकी सारी बातें तो उससे मनवा लूंगा, लेकिन पढ़ाई से उसे रोकना। कर्म पथ पर कोई भाई नहीं, और मानो तो हर कोई भाई है।
जब हमारा समझौता हो चुका है तब मना करने का अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। फिर आप कैसे मना कर सकते हैं? अगर हम आपस में ही एक दूसरे को मना करने लगे तो फिर मिलजुल कर एक शांति प्रिय समाज कैसे बना पाएंगे? इसलिए बाला, ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा। वैसे बाला भैया, भीम और आपके पिताजी कौन सा कार्य करते हैं? वो दोनों दो अलग अलग सेट का सामान बिकवाते हैं। हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनाज का बिकवाना हमारी जात के लोगों का परंपरागत काम तो है नहीं, तो इसीलिए हमें चल के रोकना चाहिए। लेकिन भीम और बाबा को, मेरा मतलब उन्हीं दोनों के काम से तो हमारा घर चलता है। अरे बाला, फिर वही बात, अभी मैंने समझाया था ना तुमको कि ऐसा करना हमारे समाज के लिए और अपनी जाति के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमें राम जी और भीम को रोकना ही होगा। ठीक है, चलो। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं मीरा, बस जिंदगी ने फैसला किया है। हम बाप बेटे के हिस्से में संघर्षों के और कई बुरे दिन आने वाले हैं। और हम बाप बेटों ने फैसला लिया है कि चाहे जितने संघर्ष हो, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चाहे भाई, साथी, परिजन हमें सब छोड़ दें, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। गोपाल जाएगा हमारा प्रतिनिधि बनकर। तुम ये जानते हो कि किसे बचाना है और कहाँ क्या कहना है। मुझे गोपाल पर पूरा विश्वास है, और गोपाल को अपने बड़े भाई पर। और फिर सबके भाई एक जैसे नहीं होते हैं ना, कि बड़े भाई को ही चिंता हो कि छोटा भाई उसे मुसीबत से निकालेगा या और फंसा देगा। आनंद भैया, भीम, बाबा, मैं आप तीनों के साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा। और मैं भी। विश्वासराव कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। विश्वासराव चला गया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसे भीमराव को हराने और प्रतिनिधि नहीं बनने देने के लिए बुलाया था। अब गोपाल पहले की तरह सब संभाल लेगा। बहुत बढ़िया, ये स्वीकार करें। महाराज ने कहा था ये भेंट आपको देने के लिए। धन्यवाद। इस भेंट से सातारा में पूर्ण परिवर्तन आएगा। गोपाल, इस पैसे का क्या करेंगे? कुछ हमें भी बता देते। सुबह तक इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस इतना विश्वास रखिए कि छोटी जात और बड़ी जात के बीच में इन पैसों से लकीर खींची जाएगी, जिसे सातारा वर्षों तक नहीं भर पाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
आज्ञा दीजिए। सेठ जी, किसी की पूजा के मध्य में अगर कहीं पहुंचे तो पूजा संपूर्ण होने तक वही रहा जाता है। ये सीखिए, सिर्फ पैसा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, संस्कार भी बड़े होने चाहिए। जी। देखिए, हमने बड़ी जात वाले लोगों के साथ शांति समझौता क्या किया। ईश्वर ने हमें जीने का रास्ता दे दिया और मदद के लिए ये पैसे भी। देखिए, ऐसा हुआ था कि मैं सो रहा था और अचानक से सपने में मैं उठा और नींद में ही एक रास्ते की ओर दौड़ते हुए चल पड़ा और सीधा मंदिर के पीछे जाकर रुका। तब तक भी शायद नींद में ही था मैं, लेकिन फिर एकदम झटके से मेरी नींद टूट गई और फिर मुझे वहां पर कपड़े में लिपटा ये धन दिखा। झूठ। बाबा ये सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ तो फिर क्यों सुन रहे हो झूठ? चले जाओ यहाँ से। गोपाल की, 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 गोपाल की,